के सामान्य परिचय से 1 या 2 प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में एग्जामिनर पुट अप करता है और वही स्टूडेंट फंस जाता है। देखिए दोस्तों, सभी लोग राजवंश, मुगल, राजपूत संबंध सब कुछ पढ़ के जाते हैं, क्रांति 1857 की क्रांति सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो सामान्य परिचय हैं दोस्तों, वहाँ वो स्टूडेंट बिल्कुल हल्के में लेके चले जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे इतिहास में, वो है इतिहास का सामान्य परिचय। इतिहास का सामान्य परिचय, इतिहास का सामान्य परिचय। देखिए दोस्तों, इतिहास का सामान्य परिचय इतना छोटा भी नहीं है। 2 या 3 क्लास इतिहास के सामान्य परिचय को करने में अपने को लगेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप कर्नल टॉड बन जाएं, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। आज राजस्थान के इतिहास की एक क्लास है, 0 से शुरू हुई है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए अपन चलेंगे, जिससे कि आपको भी पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो और हमें भी कोई तकलीफ ना हो। देखिए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने से पहले दोस्तों अपने को इतिहास शब्द के बारे में पता होना चाहिए कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इतिहास शब्द क्या है, इसका आगे विकास कैसे हुआ है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है ना दोस्तों, इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति वो ग्रीक भाषा से मानी जाती है। ग्रीक भाषा के भी किससे? हिस्ट्री शब्द से दोस्तों, नॉट की हिस्ट्री शब्द दोस्तों, तय तलवार वाला हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है। ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है दोस्तों। इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है। वर्तमान स्वरूप में अपन अंग्रेजी भाषा में इसी हिस्ट्री शब्द को हिस्ट्री करते रहते हैं दोस्तों। वर्तमान स्वरूप में अपन क्या कहते हैं? इसको हिस्ट्री कहते हैं दोस्तों, हिस्ट्री कहते हैं। जो ग्रीक भाषा का ये हिस्ट्री शब्द है, इस हिस्ट्री शब्द का अर्थ देखिए दोस्तों, शाब्दिक जो अर्थ होता है, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है बुनना। दूसरा जो अर्थ होता है बुनना के अलावा वो होता है जोड़ना। देखिए दोस्तों, जो ये 2 शब्द है बुनना अथवा जोड़ना, किस प्रीफिक्स में कहे गए हैं, अर्थात इनका तात्पर्य क्या है, इनका अर्थ क्या निकलता है दोस्तों। इतिहास को कैसे जोड़ते हुए इनका अर्थ निकलता है दोस्तों। तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों, जो घटित घटनाएं हैं ना इतिहास में, जिनके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके पढ़ना ही दोस्तों क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। देखिए दोस्तों, इतिहास शब्द की उत्पत्ति होगी ग्रीक भाषा के किससे? हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है, जिसको वर्तमान स्वरूप क्या है? हिस्ट्री कहा जाता है। और इसी हिस्ट्री शब्द का जो शाब्दिक जो अर्थ निकलता है वो क्या है? बुनना अथवा जोड़ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक शब्द अपने सामने है अतीत, वो इतिहास, सॉरी, दूसरा शब्द अपने सामने क्या है दोस्तों? अतीत। दो शब्द निकलकर सामने आ रहे हैं, एक शब्द है इतिहास, दूसरा शब्द है दोस्तों अतीत। दोनों ही बीता हुआ समय है दोस्तों। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि दोनों ही बीता हुआ समय समान है, अर्थ एक होता होगा, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोनों शब्द अलग अलग है दोस्तों, अर्थ भी दोनों का अलग अलग निकलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इतिहास की बात करते हैं और अतीत की, दोनों की बात करते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष बात करते हुए तुलनात्मक रूप से आगे की ओर चलेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो, आसानी से समझ आए। और जब आप परीक्षा में बैठे हो तो जब प्रश्न आपके सामने हो तो तुरंत उत्तर आपके प्रश्न देखते ही सामने आ जाना चाहिए, वहाँ कोई मिस्टेक नहीं हुई। अगर यहाँ कहीं डाउट है उसका समाधान है दोस्तों, परीक्षा में कोई भी डाउट का समाधान नहीं होगा, उसके पश्चात तो सिर्फ पछतावा ही होगा। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे देखते हुए आसानी से चलें, जल्दबाजी किसी चीज़ की ना करें। एक दिन में आप राजस्थान इतिहास के कर्नल टॉड नहीं बन सकते दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो इतिहास है दोस्तों, जैसे बात करते हैं अपन ने 10 दिन पहले क्या किया, 15 दिन पहले क्या किया, 1 महीने पहले अपन ने क्या किया, या कल अपन ने क्या किया दोस्तों। इन सब चीज़ों की दोस्तों कहीं लिखित उल्लेख नहीं है। ये सब चीज़ें अपने को सुनने में आती हैं कि कल मैं वहाँ गया, वहाँ से आया। कोई अपने को कहता है कि कल मैं जयपुर जाके आया, उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है दोस्तों। वो बातें सिर्फ अपने को सुनने में आती हैं। तो जो बातें जिनके लिखित साक्ष्य नहीं है दोस्तों, वो क्या है? अतीत कहलाती है। और जिनके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते उनसे उनका अपने को कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जिनके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है दोस्तों, तो उनसे क्या तो प्रश्न पुट अप होगा एग्जाम में? नहीं होगा दोस्तों। बस सिर्फ दोनों की परिभाषा अपनी आपको याद रखनी है दोस्तों। अतीत ऐसी घटनाएं, ऐसी घटित घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं दोस्तों, ऐसी
परिभाषा है, उसी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपको इतनी देर से। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण मैं और देता हूं आपको। जैसे बीते कुछ समय पहले आईपीएल हुआ, आईपीएल की ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीती है। उस चीज का लिखित प्रमाण आपको 10 साल बाद भी मिल जाएगा कि इस साल जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने उठाई है। जब जो 2023 में जो आईपीएल हुआ, इसकी ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीती है। तो आप 20 साल बाद, 50 साल बाद जब भी देखेंगे, वो लिखित साक्ष्य मिलेंगे, वो इतिहास है। जबकि अपन वहां मैच देखने गए या क्या किया अपन लोगों ने, वो अपना अतीत है दोस्तों, उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे अपने को। तो दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ रही है कि दोनों शब्दों में अंतर आपको क्लियर हो पा रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास की सी क्लासेज में दोस्तों। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए दोस्तों। जब आप एग्जाम देने बैठो तो जो गोला है वो आपका बिना किसी भय के काला होना चाहिए दोस्तों। गोले का खेल है इस दुनिया में। चलिए दोस्तों, अब जब राजस्थान के इतिहास की अपन बात कर रहे हैं, आगे की ओर जब चलते हैं, तो इतिहास की जब बात करें तो इतिहास चाहे भारत का हो चाहे राजस्थान का हो दोस्तों, तो जबकि शुरुआत कब हुई इतिहास की या इतिहास का जन्म कब होता है, तो दोनों इतिहास की तुलनात्मक रूप से बात करते हैं दोस्तों। एक तरफ लिख देता हूं मैं भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, दूसरी तरफ लिख देता हूं दोस्तों मैं राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। एक तरफ हो चुका है भारत का इतिहास, एक तरफ हो चुका है राजस्थान का इतिहास। देखिएगा दोस्तों, जो भारत का इतिहास है इसका या तो अपन बात करते जन्म या बोल दे अपन इसी बात को जो शुरुआत, जो भारत के इतिहास का जन्म या जो भारत के इतिहास की शुरुआत जो मानी जाती है दोस्तों, वो सभ्यता काल से मानी जाती है। कब से मानी जाती है दोस्तों? सभ्यता काल से। अब ये जन्म या शुरुआत का क्या तात्पर्य है दोस्तों? है तो क्या दोस्तों? इतिहास। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब से लिखित साक्ष्य अपने को मिलना प्रारंभ है, उससे पहले तो वो बीत चुका है, वो अतीत था दोस्तों। तभी मैंने आपको परिभाषा बताई, आपको यहाँ से क्लियर हो पा रहा होगा दोस्तों। जो भारत के इतिहास की शुरुआत है, जो भारत के इतिहास के लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ है दोस्तों, वो अपने को सभ्यता काल से है। जबकि जो राजस्थान के इतिहास की जो शुरुआत है, राजस्थान के इतिहास की जो शुरुआत है दोस्तों, वो राजपूत काल से मानी जाती है। कब से मानी जाती है दोस्तों? राजपूत काल से मानी जाती है। राजपूत काल से मानी जाती है दोस्तों, या 7वीं सदी के मध्य से मानी जाती है। 7वीं सदी के मध्य से मानी जाती है दोस्तों राजस्थान के इतिहास की शुरुआत। देखिएगा दोस्तों, अब राजस्थान के इतिहास की शुरुआत देख के आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा दोस्तों, और आपके दिमाग में प्रश्न का उठना भी लाजमी है दोस्तों कि सर राजस्थान के इतिहास की शुरुआत 7वीं सदी से ही क्यों मानी जाती है, जबकि राजपूत जो राजवंश है वो 6वीं सदी में हो चुकी थी। 6वीं सदी में ही राजस्थान में उनका विकास हो चुका था। देखिएगा दोस्तों, माना जाता है कि 566 ईस्वी में मेवाड़ में जो है गुहिल वंश की स्थापना हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन जो गुहिल वंश था, या मैं बात करूं दोस्तों चौहान वंश है, उसकी भी 6वीं सदी के आसपास शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन जो राजपूत राजवंश हैं वो उस समय इतने फले फूले नहीं थे या इतने विकसित नहीं हुए थे दोस्तों। 7वीं सदी के आसपास जो है दोस्तों राजपूत जो राजवंश है वो विकसित हुए, और राजस्थान के इतिहास की शुरुआत 7वीं सदी से या राजपूत काल से ही मानी जाती है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन लोग बात कर रहे हैं, अपने को भारत के इतिहास से अब आगे कोई मतलब नहीं है। अपना टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, तो अपन लोग राजस्थान के इतिहास की शुरुआत की बात कर चुके हैं। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कब हुई, जन्म कब हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आती है कि जो राजस्थान के इतिहास, राजस्थान का जो इतिहास है, इसके जनक या पितामह किसको कहते हैं? राजस्थान के इतिहास के जनक या पितामह कौन है? तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के जनक या पितामह कहते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को। किनको कहते हैं दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड साहब को राजस्थान के इतिहास के जनक या पितामह कहते हैं। दोनों में से कुछ भी बोल दो दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है, राजस्थान के इतिहास के पितामह कौन है। देखिए दोस्तों, अब जब बात चल रही है कर्नल जेम्स टोड की, तो 5-7 बातें जो हैं दोस्तों, जो कर्नल जेम्स टोड के बारे में परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको साधारण सी बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ हो गए कर्नल जेम्स टोड साहब, कर्नल जेम्स टोड, ये हो चुके हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है दोस्तों,
कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को माना जाता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है वो 20 मार्च 1782 को होता है। इंग्लैंड में होता है दोस्तों। इंग्लैंड का एक प्रांत है इलिंगस्टन प्रांत दोस्तों। कहाँ होता है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म होता है वो होता है दोस्तों इंग्लैंड के इलिंगस्टन प्रांत में। देखिएगा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है दोस्तों वो कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च की तिथि सामने आती है 1782 में। इंग्लैंड में होता है सर इलिंगस्टन प्रांत में। देखिए दोस्तों, वो आगे इनका पालन पोषण कैसे होता है, इनकी उच्च शिक्षा क्या रही क्या नहीं रही, उस चीज से अपने को कोई मतलब है नहीं। अपने को मतलब कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कब आते हैं दोस्तों? तो राजस्थान में आने से पहले भारत में आती है। तो देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड भारत में कब आते हैं? 1798 1799 की एक डेट सामने आती है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड भारत में आते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। भारत में भी कहाँ आते हैं दोस्तों? बंगाल में आते हैं। कर्नल जेम्स टोड 1798 1799 में भारत में आते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो दोनों तिथियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। यहाँ दोनों तिथियां क्लियर नहीं है दोस्तों। अगर दोनों तिथि दोस्तों आपको एक साथ एग्जाम में दी जाएगी तो आपको 1798 है इसको प्रथम प्राथमिकता देनी है, क्योंकि बीते समय जो एग्जाम हुई है आरपीएससी ने 1798 को ही प्राथमिकता दी थी, जबकि 1799 को प्राथमिकता नहीं दी थी। अगर 1798 विकल्प में नहीं होता है दोस्तों तो आपको 1799 को प्राथमिकता देनी होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड भारत में आते हैं, इस चीज से अपने को कोई मतलब नहीं है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कब आते हैं दोस्तों? 1806 की बात है सर। कर्नल जेम्स टोड कहाँ आते हैं? राजस्थान में आते हैं। इनका प्रवेश कहाँ होता है? राजस्थान में आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों? राजस्थान में भी स्थान है एक मांडल, आपने नाम सुना होगा, भीलवाड़ा में। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। कहाँ आते हैं दोस्तों? मांडल भीलवाड़ा में आते हैं दोस्तों। राजस्थान में इनकी एंट्री होती है। कहाँ? सन 1806 में होती है। राजस्थान के मांडल भीलवाड़ा में आते हैं सर ये सर्वप्रथम। देखिएगा दोस्तों, एक तिथि इनके संदर्भ में और आती है। 1813 में दोस्तों इनको कर्नल की उपाधि दी गई। 1813 में इनको कर्नल की उपाधि दी गई। क्या दी गई दोस्तों? 1813 में इनको कर्नल की उपाधि दे दी गई थी दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, 1813 के बाद 1817 और 1818 की बात आती है सामने, जब इनकी राजपूताना में पुनः आते हैं, दोबारा आते हैं। राजपूताना में दोबारा आते हैं। किस रूप में? राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, मतलब राजपूताना के पीए के रूप में। राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कर्नल जेम्स टोड पुनः दोबारा आते हैं 1818 में दोस्तों, राजपूताना के पीए के रूप में दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। जब कर्नल जेम्स टोड भारत में आते हैं तो आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा आपने। तो कर्नल जेम्स टोड जब भारत आते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य अधिकारी के रूप में भारत में आते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में कर्नल जेम्स टोड भारत में आते हैं। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड से ये जो तिथियां हैं दोस्तों आपको याद होनी ही चाहिए और आपको समझ में भी आ रही है। कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है दोस्तों वो 20 मार्च 1782 को होता है। कहाँ होता है? इंग्लैंड के इलिंगस्टन प्रांत में होता है दोस्तों। जबकि भारत में ये जो पहली बार भारत आते हैं वो आते हैं सर 1798 1799 में। राजस्थान में पहली बार कब आते हैं? देखिए, भारत में तो 1798 1799 में पहली बार आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन राजस्थान में ये पहली बार आते हैं 1806 में। आपने नाम सुना होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा का, उसी मांडल में ये आते हैं। कौन सा वाड़ा में? भीलवाड़ा में आ जाते हैं। 1813 में इनको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्तों। 1818 में राजपूताना में ये पुनः आते हैं दोस्तों, राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आते हैं दोस्तों। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर कहीं डाउट है तो यही क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। आपका डाउट परीक्षा में नहीं जाना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अब इनके साथ एक घटना होती है।
1818 में राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आते हैं, लेकिन 1822 में क्या होता है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड की तबीयत खराब हो जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए कर्नल जेम्स टोड क्या करते हैं सर, उन्हें इंग्लैंड लौट जाते हैं, उन्हें इंग्लैंड लौट जाते हैं, उन्हें इंग्लैंड लौट जाते हैं। 1822 में कर्नल जेम्स टोड उन्हें इंग्लैंड लौट जाते हैं दोस्तों। इनकी तबीयत निरंतर खराब होती जाती है। तबीयत में कोई सुधार नहीं होने के कारण दोस्तों 1835 में फाइनली इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, 1835 में फाइनली कर्नल जेम्स टोड की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए दोस्तों। जो कर्नल जेम्स टोड हैं दोस्तों, कर्नल जेम्स जो टोड हैं दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड का जो उपनाम है दोस्तों, वो उपनाम है दोस्तों घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। देखिए दोस्तों ये घोड़े वाले बाबा नाम कैसे पड़ा। जब भी कर्नल जेम्स टोड राजपूताना में कहीं भी भ्रमण करने के लिए निकलते तो आपने देखा होगा किसी भी फिल्म में कहीं भी जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सापा पहन के घोड़े पे बैठ के निकलते थे दोस्तों। तो अपने एक ही राजपूताना में प्रचलित चलता आ रहा है, जो भी साफा बांधता है उसको अपन बाबा कहते हैं। तो जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, वो उनको बाबा बाबा कहकर पुकारते थे दोस्तों, क्योंकि ये साफा बांध कर निकलते थे, घोड़े पे बैठ कर निकलते थे दोस्तों। इसलिए इनका जो नाम पड़ा है दोस्तों वो पड़ा घोड़े वाले बाबा पड़ा है दोस्तों। देखिए दोस्तों आजकल जो जमाना चल रहा है या जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय में बाबाओं और बाबुओं का ही जमाना है। आपने सुना होगा दिन में बाबा हिट रहते हैं और रात में मेले बाबू ने खाना खाया वो बाबू हिट रहते हैं दोस्तों। तो जब दोस्तों बाबाओं की बात ही चली है तो जितने प्रचलित बाबा हैं उनसे जो संबंधित पर्सन बनते हैं दोस्तों, उन सब पर मैं यही चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों आप लोगों से। जो जोहड़ वाले बाबा हैं दोस्तों, जोहड़ वाले बाबा बोल दो दोस्तों या वाटरमैन बोल दो। जोहड़ वाले बाबा या जो वाटरमैन है दोस्तों वो कहते हैं राजेंद्र सिंह को। किनको कहते हैं दोस्तों, राजेंद्र सिंह को कहते हैं दोस्तों। जब आप राजस्थान का भूगोल पढ़ोगे दोस्तों तो आप पढ़ोगे दोस्तों जो वर्षा जल संरक्षण की नीति है, तो शेखावटी क्षेत्र में जो कातली नदी, शेखावटी क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है कातली नदी, उसके किनारे पर वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जोहड़ बनाए जाते हैं। इन जोहड़ों का जो विकास है डॉक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया। ये सीकर के रहने वाले हैं, या जो आपको पूछा जाता है कि राजेंद्र सिंह का जोहड़ कहाँ है तो वो सीकर में है दोस्तों। नोट लगा के एक बात लिखें दोस्तों, बीते समय की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नोट लगा के एक बात लिखे कि सेठानी का जोहड़ कहाँ है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। सेठानी का जोहड़, किसका जोहड़ दोस्तों, सेठानी का जो जोहड़ है दोस्तों वो चूरू में है। कहाँ पर है दोस्तों, चूरू में है दोस्तों। सेठानी का जो जोहड़ है वो कहाँ पर है दोस्तों, चूरू में स्थित है सेठानी का जोहड़। देखिए दोस्तों नंबर 1 पे हो गए कर्नल जेम्स टोड जिनका उपनाम हो गया घोड़े वाले बाबा। नंबर 2 पर हो गए जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन जिन जो है राजेंद्र सिंह। देखिए दोस्तों रेल वाले बाबा, तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों रेल वाले बाबा। कौन आते हैं दोस्तों, रेल वाले बाबा। अब रेल वाले बाबा दोस्तों किसको कहते हैं, किशन लाल सोनी साहब को रेल वाले बाबा कहते हैं दोस्तों। किशन लाल सोनी जो है उनको रेल वाले बाबा कहा जाता है दोस्तों। एक दोस्तों देखिए शक्कर वाले बाबा भी बहुत ही पूछे जाते हैं। राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं शक्कर वाले बाबा। शक्कर वाले बाबा कौन से बाबा दोस्तों, शक्कर वाले बाबा हैं दोस्तों। जो शक्कर वाले बाबा हैं दोस्तों वो नरहड़ पीर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्तों, नरहड़ पीर को कहा जाता है। नरहड़ पीर जो है दोस्तों इनके प्रसाद में दोस्तों शक्कर ही चढ़ता है, इसलिए इनको शक्कर वाले बाबा कहते हैं दोस्तों। जो इनकी दरगाह बनी हुई है दोस्तों, या जो इनका जो प्रमुख स्थान है दोस्तों वो चिड़ावा में बना हुआ है दोस्तों। और अगर आप चिड़ावा जाओ और चिड़ावा के पेड़े ना खाओ दोस्तों तो ऐसा कैसे संभव है। जो विश्व प्रसिद्ध हैं दोस्तों चिड़ावा के जो पेड़े हैं, और चिड़ावा से ही संबंधित दोस्तों कौन हो गए, शक्कर वाले बाबा नरहड़ पीर हो गए हैं दोस्तों। तो इतनी बातें दोस्तों यहाँ तक आप सभी को समझ आ रही हैं, सब कुछ क्लियर हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों
ये राजस्थान की आकृति है दोस्तों, ये राजस्थान की आकृति है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको देखने में ये बिल्कुल पतंग के समान लग रही होगी राजस्थान की आकृति। देखिए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास को राजस्थान के भूगोल से जोड़ते हुए अगर आप पढ़ोगे तो बेहतरीन समझ में आएगा दोस्तों। इतिहास रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान को जो इतिहास आपको, जो राजस्थान की जो आकृति आपको पतंगाकार दिख रही है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान के इतिहास की आकृति पतंगाकार है। तो दोस्तों आप कहोगे सर आपके कहने से हम कैसे मान ले, इसके लिखित साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, क्या उल्लेख है दोस्तों? तो एक भूगोल वेता हुए दोस्तों टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले के अनुसार, लिखिएगा दोस्तों साथ साथ, टी.एच. हैंडले के अनुसार जो राजस्थान की आकृति है, टी.एच. हैंडले के अनुसार, टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। दोस्तों देखिए दोस्तों, एक भूगोल वेता हुए टी.एच. हैंडले साहब, टी.एच. हैंडले ने बताया कि राजस्थान की जो आकृति है ना दोस्तों, बिल्कुल पतंग के समान है, पतंगाकार। और आपने जब राजस्थान का जब भूगोल पढ़ रहे होंगे, राजस्थान को तो मैप देखा होगा दोस्तों, तो आपको समझ में भी आया होगा कि राजस्थान की जो आकृति है दोस्तों कैसी है, पतंगाकार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं दोस्तों, काफी देर से राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रीफिक्स में मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक शब्द निकलकर सामने आया था अपने राजपूताना दोस्तों। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इस शब्द का, कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कब किया, मौखिक प्रयोग किसने किया, लिखित प्रयोग किसने किया, किस पुस्तक में किया दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, अपन लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं राजपूताना जो शब्द है ना दोस्तों, राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है दोस्तों, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। इनके द्वारा किया गया दोस्तों, जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। देखिएगा दोस्तों, एग्जामिनर आपको यही फंसाता है दोस्तों, जो 1800 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉमस ने जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया दोस्तों, ये मौखिक रूप से किया है दोस्तों, ना कि लिखित रूप से किया है दोस्तों। इस बात का अपने को पता कहाँ चलता है कि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? तो देखिएगा दोस्तों, 1805 ईस्वी में एक विलियम फ्रैंकलिन की एक रचना आई, विलियम फ्रैंकलिन की एक रचना आई, एक पुस्तक आई, एक विलियम फ्रैंकलिन की रचना आई, द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। देखिए दोस्तों, 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की एक रचना आती है दोस्तों, एक पुस्तक आती है जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें विलियम फ्रैंकलिन लिखित रूप से प्रयोग करते हैं दोस्तों, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग कौन करते हैं? विलियम फ्रैंकलिन करते हैं लिखित रूप से प्रयोग। और इस शब्द का प्रयोग करते हुए विलियम फ्रैंकलिन कहते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात है, राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किसने किया था? लिखित प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। विलियम फ्रैंकलिन की रचना थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। दोस्तों यहाँ दोनों शब्द एक ही है राजपूताना, लेकिन आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, लेकिन जो लिखित सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो विलियम फ्रैंकलिन ने किया था दोस्तों। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए दोस्तों। सब कुछ एकदम आसानी से चल रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल एकदम स्लो चल रहा है दोस्तों। लिखने पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों, आपको पहले समझना है। जब सब कुछ समझ में आ जाए तब दोस्तों आपको लिखना है, सब कुछ क्लियर होने के बाद लिखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजपूताना शब्द हो चुका है। अब एक शब्द आता है दोस्तों रायथन या राजस्थान। देखिए दोस्तों, रायथन या जो राजस्थान शब्द है दोस्तों, इन शब्दों का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था
पितामह है कर्नल जेम्स टॉड ने किया था दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने किया। देखिए दोस्तों, अब इस चीज का उल्लेख अपने को कहाँ मिलता है कि राजस्थान या रायथन जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। दोस्तों इतिहास तो वही है ना जो जहाँ से लिखित साक्ष्य मिले अपने को, तो इस चीज का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? इस चीज का उल्लेख मिलता है 1829 ईस्वी में दोस्तों। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड की एक रचना आई थी। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड की एक रचना आई थी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड की एक रचना आई थी 1829 ईस्वी में, एक पुस्तक आई थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें ये उल्लेख मिलता है कि 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने सबसे पहले राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। जो ये पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया या द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया इस पुस्तक का नाम है दोस्तों। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है दोस्तों ये द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो पा रहा होगा, राजस्थान या रायथान जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी रचना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। कब किया था दोस्तों? 1829 ईस्वी में किया था दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों किसी को भी, सब कुछ एकदम क्लियर होता जा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अपन लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान तो नाम एकीकरण के बाद में पड़ा। राजस्थान जो नाम पड़ा दोस्तों वो तो एकीकरण के बाद में पड़ा। उससे पहले तो राजस्थान छोटी छोटी जो रियासत राजपूताना है वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था दोस्तों। तो जो राजपूताना में जो कुल रियासतें थी दोस्तों, कुल रियासतें कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी दोस्तों। मैं एकीकरण के समय की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एकीकरण से पहले कुछ इतिहासकार 16 बताते, कुछ 18 बताते, कुछ 19 बताते दोस्तों। तो मैं एकीकरण के समय की बात कर रहा हूँ ताकि असमंजस की स्थिति कहीं पैदा ना हो आप लोगों के सामने, और सब कुछ धीरे धीरे एकदम क्लियर होता हुआ चले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो 19 रियासतें हैं राजपूताना में, कौन कौन सी रियासतें थी, वहाँ के शासक अपने नाम के आगे क्या क्या लगाते थे, कौन सी रियासत में कौन कौन शासक रहे, वो बातें बात की हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रियासतों की बात करते हैं दोस्तों। 19 रियासतें होगी दोस्तों। नंबर 1 पे आती है दोस्तों मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत आती है दोस्तों? मेवाड़ रियासत। देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ रियासत में जो शासक किया, किस राजवंश ने शासन किया दोस्तों? तो मेवाड़ में गोहिल राजवंश ने शासन किया। किन्होंने शासन किया दोस्तों? मेवाड़ में गोहिल वंश ने शासन किया। जो मेवाड़ के जो शासक थे दोस्तों वो अपने नाम के आगे रावल या राणा लगाते थे। क्या लगाते थे दोस्तों? रावल या राणा लगाते थे दोस्तों। एक रियासत हो चुकी है दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो मेवाड़ रियासत है दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है दोस्तों। जो मेवाड़ रियासत है वो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। जो राजस्थान की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान की प्राचीनतम रियासत कौन सी है दोस्तों। तो आपका जवाब होना चाहिए मेवाड़ रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जो रियासत है वो है मेवाड़ रियासत दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आती है डूंगरपुर। नंबर 3 पे बांसवाड़ा। जो नंबर 4 पे है दोस्तों वो है प्रतापगढ़। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो शासक थे दोस्तों वो अपने नाम के आगे क्या लगाते दोस्तों? महारावल लगाते थे।
क्या लगाते थे दोस्तों, महारावल। और जो बीते समय में जो एग्जाम हुई है, चाहे लो लेवल की एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि किन रियासतों के शासक अपने नाम के आगे महारावल लगाते थे दोस्तों। और युगम दे दिया गया कि कौन सा युगम सही है, कौन सा युगम गलत है। तो दोस्तों ये चीजें याद होनी चाहिए। जो मेवाड़ रियासत है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। यहाँ किस राजवंश ने राज किया, गुहिल राजवंश ने राज किया, या यहाँ के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे रावल या राणा लगाते थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, 4 रियासतें हो चुकी हैं दोस्तों अपनी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो आगे की बची हुई रियासतें बची हुई हैं 15 रियासतें, उनके बारे में दोस्तों बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 5 नंबर पर मैं बात करता हूँ दोस्तों जैसलमेर। नंबर 6 पे बात करता हूँ दोस्तों करौली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो शासक थे अपने नाम के आगे पाल लगाते थे दोस्तों। आप बोलोगे कि जैसलमेर के तो भाटी, जैसलमेर में भाटी बाद में आए दोस्तों, पाल लगाते थे। और यहाँ पर दोस्तों जिस राजवंश ने राज किया वो था दोस्तों यादव राजवंश। किस राजवंश ने यहाँ शासन किया दोस्तों, यादव राजवंश ने यहाँ शासन किया है दोस्तों। नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों, आमेर की बात करते हैं दोस्तों। आमेर में जिस राजवंश ने शासन किया वो था दोस्तों कछवाहा। कछवाहा राजवंश ने आमेर में किया दोस्तों राज। जो आमेर जो रियासत है दोस्तों, वो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है दोस्तों। कौन सी? आमेर रियासत दोस्तों। नंबर 8 पे मैं बात करता हूँ सिरोही की। सिरोही में जिस राजवंश ने राज किया वो था देवड़ा राजवंश, देवड़ा चौहान। नंबर 9 की मैं बात करता हूँ दोस्तों अलवर की बात करता हूँ। अलवर में जिस राजवंश ने शासन किया दोस्तों वो था नरूका राजवंश। नरूका राजवंश। देखिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा 9 रियासतें होगी। जैसलमेर, करौली, जैसलमेर में बाद में भाटी आई, लेकिन जैसलमेर और करौली में यादव राजवंश ने राज किया। बाद में भाटी आई, वो बाद की बात है दोस्तों। जब अपन जैसलमेर के राजवंश पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि आगे क्या होता है। आमेर जो रियासत है, आमेर में दोस्तों कछवाहा राजवंश ने राज किया था दोस्तों। आपने नाम सुना होगा मिर्जा राजा मान सिंह का, वो आमेर से ही थे। और जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा दोस्तों, राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है दोस्तों वो आमेर रियासत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट भी है, सिरोही में दोस्तों देवड़ा राजवंश ने राज किया, देवड़ा चौहानों ने। अलवर में नरूका राजवंश ने राज किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 9 रियासतें हो चुकी हैं, 10 रियासतें बची हुई है। आगे उनका उल्लेख करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 10वीं रियासत देखिए दोस्तों शाहपुरा। शाहपुरा देखिए दोस्तों, जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है दोस्तों ये। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। कौन सी रियासत है दोस्तों? शाहपुरा रियासत। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है दोस्तों। देखिए 11 नंबर पे दोस्तों भरतपुर। 12 नंबर पे देखिए दोस्तों धौलपुर। भरतपुर और जो धौलपुर है दोस्तों, भरतपुर और धौलपुर में जाट राजवंश ने, किन्होंने शासन किया है? जाटों ने शासन किया है दोस्तों। कहाँ? भरतपुर और धौलपुर में जाट राजवंश ने शासन किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों 13 नंबर पे आते हैं कोटा। 14 नंबर पे दोस्तों आते हैं बूंदी। 15 नंबर पे आते हैं दोस्तों झालावाड़। देखिए दोस्तों, जो ये आपने नाम सुना होगा जब
राजस्थान के भूगोल की बात की होगी, राजस्थान के भूगोल में पढ़ा होगा आपने, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हाड़ौती कहलाते हैं। तो कोटा, बूंदी और जो झालावाड़ है ना दोस्तों, यहाँ किस राजवंश ने शासन किया है? हाड़ा राजवंश ने शासन किया है दोस्तों। जो झालावाड़ है दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है दोस्तों, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो छापरा रियासत जो है वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है दोस्तों। भरतपुर और धौलपुर में देखिए दोस्तों, जाट राजवंश ने शासन किया। कोटा, बूंदी और झालावाड़ की बात की जाए तो यहाँ हाड़ा राजवंश ने शासन किया दोस्तों। और जो झालावाड़ है दोस्तों, सबसे नवीनतम जो रियासत है राजस्थान की दोस्तों, वो झालावाड़ है। देखिए दोस्तों, 15 रियासतें हो चुकी हैं दोस्तों अपनी, 4 रियासतें और बची हुई हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, नंबर जो 16 पे है दोस्तों, वो है टोंक रियासत। कौन सी है दोस्तों? टोंक रियासत। टोंक रियासत है दोस्तों। तो ये एकमात्र मुस्लिम रियासत है दोस्तों राजस्थान की। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए टोंक। वहाँ कोई असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे समझाया जा रहा है, तो सब कुछ यहीं क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। जो टोंक रियासत है वो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। टोंक जो है वो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। देखिएगा दोस्तों, नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों, जोधपुर, जिसको मारवाड़ कहते थे दोस्तों। नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों, बीकानेर। और नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों, किशनगढ़। चलिएगा दोस्तों, राजस्थान की ये 19 रियासतें रही दोस्तों। यहाँ जिस राजवंश ने शासन किया दोस्तों, वो था राठौड़ राजवंश। कौन सा था दोस्तों? राठौड़ राजवंश। यहाँ के जो शासक अपने नाम के आगे लगाते थे, वो लगाते थे राव। अपने नाम सुना होगा, राव जोधा, राव बीका। तो दोस्तों ये अपनी 19 रियासतें पूरी हो चुकी हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जो जोधपुर रियासत है, देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है दोस्तों ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जो रियासत है दोस्तों, वो कौन सी है? जोधपुर रियासत है दोस्तों। तो यहाँ तक पूरी 19 रियासतें दोस्तों आपकी क्लियर हो चुकी है। एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक दोस्तों। और जो जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ में जिस राजवंश ने शासन किया दोस्तों, वो था राठौड़ राजवंश। और जोधपुर जो है, जिसको मारवाड़ कहते हैं दोस्तों, जिसको मारवाड़ भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? मारवाड़। मारवाड़ जो जिसको कहते हैं दोस्तों, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत रही है दोस्तों। मेवाड़ जो थी वो राजस्थान की प्राचीनतम रियासत रही है दोस्तों। छापरा की बात करें तो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत रही है दोस्तों। आमेर की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत रही है दोस्तों। आमेर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत रही है। झालावाड़ की बात करें तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये रियासतों का कहीं आपको जो पर्सन मेन मुख्य जो पर्सन पूछे जाते हैं 4-5%, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि सबसे छोटी रियासत कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेवाड़ रियासत की। मेवाड़ रियासत, देखिएगा दोस्तों, ये बात पहले हो चुकी है, किस राजवंश ने शासन किया, यहाँ के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, क्या नहीं लगाते, ये बात पहले हो चुकी है। और जब अपन मेवाड़ पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ही गहराई में पढ़ेंगे कि यहाँ के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते और क्या नहीं लगाते। जो मेवाड़ है ना दोस्तों, वो सबसे प्राचीनतम रियासत है। क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीनतम रियासत है। प्राचीनतम रियासत है दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो सबसे प्राचीनतम है, तो दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर सबसे नवीनतम कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, नंबर 2 झालावाड़। जो झालावाड़ रियासत थी दोस्तों, ये यहाँ हाड़ा राजवंश ने शासन किया। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों।
राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत होगी। अब नंबर 3 पे बात करते हैं दोस्तों आमेर रियासत की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आमेर रियासत की बात करते हैं। जो आमेर रियासत है दोस्तों, आमेर रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है दोस्तों राजस्थान की। तो बात करें दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी होगी। अब देखिए दोस्तों अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत देखते हैं दोस्तों। तो जोधपुर जो मारवाड़ है दोस्तों, या तो आपको नाम मिलेगा जोधपुर या आपको नाम मिलेगा मारवाड़। पहले मारवाड़ जो रियासत थी दोस्तों, वर्तमान में जिसको जोधपुर कहा जाता है, जो मारवाड़ रियासत थी दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। चलिएगा दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी होगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी होगी, प्राचीनतम रियासत हो चुकी है दोस्तों, नवीनतम रियासत हो चुकी है। नंबर 5 पे जो पूछा जाता है दोस्तों, शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत दोस्तों? शाहपुरा रियासत। तो शाहपुरा रियासत के बारे में देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि, दोनों की दृष्टि से दोस्तों जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा रियासत दोस्तों। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी दोस्तों? शाहपुरा रियासत। देखिए दोस्तों एक बार फिर देखिए, मेवाड़ रियासत है सबसे प्राचीनतम रियासत है, झालावाड़ जो रियासत है सबसे नवीनतम रियासत है दोस्तों, आमेर जो रियासत है, आमेर रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है दोस्तों, जबकि जोधपुर जो मारवाड़ रियासत है दोस्तों, मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है दोस्तों, जबकि क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से जो सबसे छोटी है दोस्तों वो है शाहपुरा रियासत दोस्तों। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है दोस्तों। अपन जो राजस्थान के इतिहास का जो सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, सामान्य परिचय आप लोगों को क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा में जहां राजस्थान इतिहास विषय है दोस्तों, वहां 1 से 2 प्रश्न आपको सामान्य परिचय से अवश्य मिलते हैं दोस्तों। 5 अब 6वीं रियासत देखिए दोस्तों, टोंक रियासत। टोंक रियासत दोस्तों, कौन सी रियासत? टोंक रियासत। राजस्थान की दोस्तों एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो कौन सी थी दोस्तों? टोंक रियासत। तो देखिएगा दोस्तों, एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी दोस्तों वो कौन सी थी? टोंक रियासत थी दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, अपन लोग जो बात कर रहे हैं राजस्थान में राजपूताना में टोटल 19 रियासतें थी दोस्तों। तो 19 रियासतें कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब आगे की ओर बात करते हैं। देखिए दोस्तों 19 रियासतें थी। देखिए कुल रियासतें कितनी थी राजपूताना में? कुल रियासतें जो थी राजपूताना में दोस्तों, कुल रियासतें जो थी दोस्तों राजपूताना में 19 रियासतें थी दोस्तों। जबकि जो ठिकाने थे ना, कुल ठिकाने दोस्तों, कुल जो ठिकाने थे दोस्तों वो 3 ठिकाने थे। जबकि जो चीफ कमिश्नरी या बात करें केंद्र शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नरी या बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो दोस्तों वो एक, देखिए दोस्तों ये कुल राजपूताना में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी था। तो देखिए दोस्तों अब आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि सर ठिकाना क्या होता है? ठिकाना क्या होता है दोस्तों? जो कुछ राजा थे दोस्तों, किसी भी क्षेत्र को जीत के, तो एक राजा 2 जगह शासन तो नहीं कर सकता दोस्तों। तो वहां पर शासन करने के लिए किसी को भी वो जो
उनकी सहमति होती या जो भी निर्णय होता उनका, उन्हें वहाँ छोड़ देते थे शासन करने के लिए। वो जो क्षेत्र वो उस राजा के अधीन था, वो उस राजा का ठिकाना था दोस्तों। समझ रहे हो आप? जैसे मान लो दोस्तों ये दो क्षेत्र है दोस्तों, ये एक क्षेत्र हो गया, ये दूसरा क्षेत्र हो गया। यहाँ कोई राजा है दोस्तों, एक राजा, यहाँ दूसरा राजा है। इस राजा ने यहाँ आक्रमण किया, इस राजा को यहाँ पराजित कर दिया दोस्तों। तो जो इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया वो किसका हो गया? राजा एक का हो गया दोस्तों, एक का जो अधिकार हो गया। लेकिन जो ये राजा है ये दोनों जगह तो शासन नहीं कर सकता ना दोस्तों, एक जगह ही शासन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों किसी और को शासन करने के लिए छोड़ देता था दोस्तों। तो ये कहलाते ठिकाने। ऐसे ये हो गया दोस्तों, समझ में आ रहा होगा ठिकाने। चीफ कमिश्नरी है ये केंद्र शासित प्रदेश भी समझ आ रहा होगा आपको। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों वो राजपूताना के ऊपर शासन कर रही थी। तो शासन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यालय तो चाहिए, तो वही है ये केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ से जो अंग्रेज अधिकारी थे वो राजपूताना में सरकार चलाते थे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ तक आप सभी को जितना पढ़ा है उतना समझ आ रहा होगा दोस्तों। बाकी जो आगे की बात करेंगे दोस्तों, कुल कितने ठिकाने थे, कौन कौन से ठिकाने थे, कौन कौन सी चीफ कमिश्नरी थी, ये सब बातें करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।